Jai Hind everyone. I SEO Priya Kumar from Bhosla Military College. Welcome all of you to today's live motivational lecture. Today's session will be organized by United Youth, the nation's strength. This is a group of the ex-NCC cadets of Nasik city. Ma'am is present among us to give us information about international law and order, Indian Ocean region and South China Sea. Let me small introduce you to Ma'am Sneha ma'am. Ma'am have completed BSc in Physics, MSc in Defense and Strategic Studies and pursuing PhD on the topic Role of Women in Indian Armed Forces, Issues, Efficacy and Prospects. Sneha Kulkarni ma'am currently serving as an assistant professor at UG and PG level for Science and Arts faculties for the Department of Defense and Strategic Studies in Bhosla Military College, Nasik since December 2010. I welcome you ma'am and hand over the next session to Sneha Kulkarni ma'am. Please continue ma'am. Thank you, Priya. Thank you for such a wonderful introduction. So, at the outset, my topic is international law and order, Indian Ocean region, and South China Sea. बेसिकली जब हम इंडियन ओशन रीजन की या साउथ चाइना सी की बात करते हैं तो उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि इंडिया और चाइना ये दो ऐसे सुपर पावर्स है जो एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इसके अलावा दुनिया में बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो इंडिया और चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितने भी हम कंसल्टेशंस देखते हैं या सिचुएशंस देखते हैं या जो भी हम सर्विसेज देखते हैं वो सारे हम लैंड पे देखते हैं, हम ओशन के ऊपर या सी के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और या किसी भी का ध्यान जो है वो ओशन के या सी की तरफ तभी जाता है जब कोई नेवल एक्सरसाइज होती है या कोई एक साथ मिलके कोई प्लानिंग करते हैं। इसके दौरान ही आप देखते हैं टीवी पे या न्यूज़पेपर में आप देखते हैं। लेकिन इसके अलावा दुनिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ओशंस हो सीज हो इसके ऊपर कंट्रोल रखता है, इसके ऊपर के जो रूट्स है, रास्ते हैं, चैनल्स है, जो पॉइंट है, इसके ऊपर कंट्रोल रखता है। इसके बारे में इस टॉपिक में हम आज जानकारी लेंगे और खास तौर पर जितने भी हम अलग अलग इश्यूज देखते हैं, अलग सिचुएशंस देखते हैं लैंड के लिए अलग रूल्स है, लैंड के लिए आप ट्रीटीज करते हैं, इस टॉपिक में हम लेंगे। इसके जब भी कंसल्टेशन होते हैं या डिस्कशन होते हैं तो मेन पावर जो हम देखते हैं या दैट इज यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस जो और इसमें क्या हम कह सकते हैं विश्व की समुद्री सीमा है। तो जितना हम हमारी लैंड की सीमा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हैं उतना ही समुद्री सीमा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इसका उदाहरण मैं खुद में ही एक्सपीरियंस था। और इसीलिए आज के दौरान या 21वीं सदी में हम देखेंगे तो इंडियन ओशन रीजन ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट रीजन है जिसको इम्पोर्टेंस मिला और दूसरी दुनिया की ऐसी जगह पर जा चुके हैं साउथ चाइना सी जो भी पूरी दुनिया का बिंदु बन चुका है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ चाइना। तो इसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। बेसिकली ये ऐसा नियम है, एक ऐसा कायदा है, एक ऐसा कानून है जो यूनाइटेड नेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ है। हम सब जानते हैं कि 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक जितने देश थे वो अलग अलग
बहुत सारे जो देश थे, यूरोपियन नेशन जो है, जैसे डच हो गया, पोर्तुगीज हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये सारे जो देश थे, इनकी नेवी सुपीरियर थी और ये देश अपने सेलर्स को एक्सप्लोरेशन के लिए भेजते थे। तब जो एनवायरनमेंट था वो फ्रीडम ऑफ सीज था, मतलब आप किसी दूसरे देश में जाके वहां पे बस्ती बना के कॉलोनीज बना के वहां पे बना सकते हैं। 20वीं सदी के बाद बहुत सारे देशों को इन कॉलोनी से इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1960 में जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट देश थे जिनको कॉलोनी से स्वतंत्रता मिली थी और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी, ऐसे देश और खास करके ऐसे देश जिनको अपनी खुद की सागरी सीमा थी, इनकी सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक नियम बनाया जिसे आज हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। और इसका पहला नाम था इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी, जिसकी शुरुआत 1978 में हुई और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 में बनी, एक्चुअली 1994 में। इंटरनेशनल जिसके तहत हम करते हैं दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है क्या। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, नीचे हमने लिंक शेयर की है, इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी देश की सीमा को एक दायरे में डिफाइन किया है कि आप कौन से रीजन में अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन से रीजन में आप अपनी एक्टिविटी कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारत का उदाहरण देखें तो भारत के पश्चिम की तरफ इंडियन सी है, पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल है और दक्षिण की तरफ इंडियन ओशन है। जैसे जमीन के ऊपर सीमा अधोरेखित कर सकते हैं, जमीन के ऊपर हम दो देशों के बीच में दीवार बना सकते हैं या फेंसिंग बना सकते हैं या बना सकते हैं, जिसके ऊपर हम करके बता सकते हैं कि ये दो देशों के बीच की सीमा है। समुद्र में ये तय करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए किसी भी देश को अगर समंदरी सीमा प्राप्त है या समुद्री किनारा प्राप्त है तो वो अपनी इसका नियम और इसका कायदा यूनाइटेड नेशन ने ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के द्वारा तय किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी समुद्री सीमा से समंदर की ओर जो लेफ्ट साइड में आप डार्क लाइन देख रहे हैं, बेस लाइन, उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होता है उसे टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। उसके आगे 24 किलोमीटर का जो नॉटिकल माइल्स का जो रीजन होता है उसे कॉन्टिग्यूअस जोन कहा जाता है। अब 12 नॉटिकल माइल्स अंदाजे से हो गया 6 किलोमीटर और उसके आगे 12 किलोमीटर हो गया कंटिग्यूअस जोन। और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल मतलब करीब करीब 370 किलोमीटर तक का जो रीजन होता है उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब टेरिटोरियल वाटर्स में जो हक होता है वो किसी भी देश के कोस्ट गार्ड का होता है। कॉन्टिग्यूअस जोन में भी किसी भी देश के कोस्ट गार्ड या मरीन पुलिस एक्टिव होते हैं। और इस 24 नॉटिकल माइल्स के बाद मतलब कंटिग्यूअस जोन के बाद जहां से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू होता है वहां से किसी भी देश की नेवी एक्टिव होती है। और 200 नॉटिकल माइल्स मतलब बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल मतलब 3 से 70 किलोमीटर के आगे जो रीजन होता है उसे हाई सीज कहा जाता है, जहां पे एक्चुअली मर्चेंट शिप्स काम करती हैं या मर्चेंट शिप्स एक्टिव होती हैं, तो इनकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी उन पर्टिकुलर देशों की नेवी की होती है। और आप देख सकते हैं कि नीचे का जो ब्राउन रीजन है जिसे कहा गया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब ये होता है कि कोई भी द्वीप है या कोई भी आइलैंड है वो आपका उसका जो ऊपर का भाग है उसे हम आइलैंड कहते हैं वो या सरजमीन कहते हैं, लेकिन उसके नीचे भी एक पर्वत की श्रृंखला होती है और उस पर्वत का जो शिखर होता है या छोर होता है उसके ऊपर बस्ती होती है, आइलैंड टिका होता है। तो उस पर्वत का जो रीजन जो समंदर के नीचे है इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। और इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ खाना खाने के लिए आते हैं तो फिशरी एक मेजर प्रोडक्ट हो गया, वहाँ पे हमें मोती मिल सकते हैं या वहाँ पे हमें अलग अलग समुद्र मिल सकते हैं, तो या ऑयल मिल सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है अकॉर्डिंग टू यूएनक्लॉज, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज देश एक्सप्लॉइट करते हैं।
अभी ये यूएन क्लॉज के लॉज क्या है, रूल्स क्या है, और ये लॉ और रूल्स बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में और साउथ चाइना सी में कैसे फॉलो हो रहे हैं। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि साउथ चाइना सी में हो चाइना जो एक्टिविटीज कर रहा है उसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्स आ रहे हैं या उसको काउंटर किया जा रहा है कि चाइना इनकर्शन कर रहा है या चाइना जबरदस्ती वहां के आइलैंड्स को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअली है क्या? तो जैसे हमने अभी देखा कि जो लॉज एंड रूल्स के अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस ने टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया है। तो टेरिटोरियल सी में आप अपने वॉरशिप्स भी रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे हमारी कोस्ट गार्ड की शिप्स एक्टिव होती हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंपॉर्टेंट होता है सी बेड और सबसॉइल के लिए, जहाँ से हमें इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और उसके आगे का रीजन जो होता है जिसे कहते हैं हाई सीज, जिसको हम कहते हैं कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब इस हाई सीज के दायरे में किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। कोई भी देश इस रीजन को अपना खुद का रीजन नहीं कह सकता। हाई सीज में कोई भी देश आके एक्सप्लोर करके वापस अपने देश में चला जा सकता है। मतलब इस रीजन में कोई भी देश जिसकी नेवी स्ट्रांग है वो अपनी शिप लाके वहां पे एक्सप्लोर करके या फिशरीज लेके अपने देश में वापस जा सकता है। और इसीलिए इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो इस सारे के ऊपर निगरानी रखने की कोशिश करती है। इसके अलावा अलग अलग ट्रांजिट पॉइंट्स होते हैं, ट्रांजिट पैसेजेस होते हैं, चोक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से मर्चेंट शिप्स और अलग अलग देशों की नेवीज आवाजाही करती रहती है। सबसे खास बात, जैसे लैंड के ऊपर हमारे स्कर्मिशेस होते हैं या वॉरलाइक सिचुएशन क्रिएट्स होती है। फॉर एग्जांपल रिसेंट एग्जांपल है इंडिया चाइना के बीच वाला गलवान वैली का इशू। तो गलवान वैली का इशू जैसे ही खड़ा रहा, एक तरफ पेंगोंग त्सो लेक की तरफ आज भी चाइनीज फोर्सेस खड़ी है और पेंगोंग त्सो लेक की दूसरी तरफ इंडियन फोर्सेस खड़ी है। तो पेंगोंग त्सो लेक एक जस्ट लाइक अ बॉर्डर लाइक सिचुएशन इन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो जैसे लैंड के ऊपर अगर अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है या डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं तो उसकी सेटलमेंट भी उसी प्रकार से होती है। उसी तरीके से अगर वाटर में किसी दो देशों के बीच में डिस्प्यूट खड़ा रहा कि पर्टिकुलर मैरीटाइम बाउंड्री या पर्टिकुलर सागरी सीमा किस देश की है, तो इस विवाद को हल करने की भी क्षमता यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी रखता है। या उसके मेंबर देश जो है वो यूनाइटेड नेशन के पास जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर देश हमारी सागरी सीमा का उल्लंघन कर रहा है। अब जब इंटरनेशनल लॉ के बारे में बोला जाता है या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के बारे में बोला जाता है, तो हर एक सिस्टम के अपने कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में जानकारी आगे लेंगे कि कुछ ना कुछ खामियां होती है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो 2016 में फिलीपाइंस ने और वियतनाम ने चाइना के खिलाफ एक केस दाखिल किया था यूनाइटेड नेशंस में कि चाइना साउथ चाइना सी में हमारे जो आइलैंड्स है, चाहे वो स्प्रैटली हो या पारासल हो, इनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है या इनके ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे समय में हमें दिखाई दिया कि ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, ये इतनी मजबूती से काम नहीं आया। क्योंकि अगेन एक प्रॉब्लम आता है कि जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक मेजर मेंबर है चाइना। और अगर चाइना ही एक मेजर मेंबर है जिसकी आर्मी भी स्ट्रांग है और नेवी भी स्ट्रांग है, उसके खिलाफ अगर कोई वर्डिक्ट जा रहा है तो वो उससे लांघने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है, वो इतनी क्षमता रखता है। एज कम्पेयर टू चाइना, वियतनाम इज नॉट दैट मच you can say powerful country, or Philippines is not that much powerful country, so they can take a help of United Nations. But at the same time China is the biggest or major country in the United Nations group, तो वो उसके खिलाफ निर्णय जाने के बाद भी चाइना को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप अपना जो एक्टिविटी है उसे रोक लो, या आपने जो आक्रमण किया है दूसरे देश की जगह पे या टेरिटरी पे उसे आप पीछे ले लो, ये वो नहीं कर सकते। तो हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी कुछ खामियां होती है, अपने कुछ फ्लॉज होते हैं। वो क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। जैसे मैंने कहा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये वो रीजन है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े देश
अपना इकोनॉमिक फायदा ढूंढते हैं। जैसे कि अगर वियतनाम छोटी कंट्री या फिलीपाइंस छोटी कंट्री है, तो वहाँ पे अगर फिशरीज करनी है या उनको कोई पेट्रोलियम या ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उनके पास अगर संसाधन नहीं है या उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तो ऑब्वियसली उनके जोग्राफिकली नज़दीक जो देश है वो उनकी हेल्प करने के लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया, जो बहुत बड़ा देश है, नेवी वाइज सुपीरियर है, या चाइना हो गया जो नेवल वाइज सुपीरियर है, वो देश ऐसे देशों के पास जाके उनको अपनी टेक्नोलॉजी प्रदान करने की कोशिश करेगा और उसका कुछ परसेंट बेनिफिट खुद के हाथ में लेगा। तो यही होता है कि ऐसे बहुत सारे देश हैं कि जिनकी हम कह सकते हैं कि सागरी सीमा बहुत बड़ी है, लेकिन उन देशों के पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है या उनके पास ऐसी तकनीक नहीं है कि वो अपनी खुद की सागरी सीमा को संभाल सके, या उनके सागरी सीमा में जितने भी रिसोर्सेस हैं उन्हें पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सके उनके अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रशिया और ऑस्ट्रेलिया ये ऐसे दो बड़े देश हैं कि जिनकी सागरी सीमा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। और अगर हम इंडोनेशिया और जापान का एग्जांपल लें, तो इंडोनेशिया और जापान पूरी दुनिया में सबसे बड़े आइलैंड्स के ग्रुप हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के पास दो आइलैंड्स की ग्रुप है, एक है अंडमान एंड निकोबार है, दूसरा है लक्षद्वीप। इनको कंट्रोल में रखना भी इतना आसान नहीं है। तो आप सोचिए इंडोनेशिया और जापान जिनके खुद के 300 से ज़्यादा आइलैंड के ग्रुप्स है, वो कैसे उन्हें कंट्रोल में रखते होंगे, और ये कंट्रोल में रखने के लिए उनकी नेवल पावर कितनी स्ट्रांग हुई। बहुत सारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स या रक्षा विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि आफ्टर चाइना, वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन चाइना, बट आफ्टर चाइना Indonesia is having the most superior naval power in the world. So after China, the biggest challenge will be to handle Indonesia or Indonesia's objectives to be a part of South China Sea and Indian Ocean region also. उसके बाद अगर हम देखें तो 18वीं 19वीं शताब्दी में ऐसे देश उभर के आए जिनकी खुद की कॉलोनीज थी, लाइक यूनाइटेड किंगडम हो गया या फ्रांस हो गया या यूएस हो गया। तो उन देशों ने क्या किया, इनकी जहाँ जहाँ पे कॉलोनीज थी वहाँ पे उन्होंने स्वतंत्रता दे दी, लेकिन ऐसे देश जहाँ पे वो स्वतंत्रता देने के बाद भी रहना चाहते थे, जिन देशों की मैरीटाइम बाउंड्री सबसे बड़ी थी या जहाँ पे उनको मैरीटाइम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पैमाने पे मिलने वाले थे, ऐसे देशों को उन्होंने ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के निश्चित कर दिया। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप गूगल पे सर्च करते हैं डिएगो गार्सिया आइलैंड का, आप सर्च कर सकते हैं। इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि डिएगो गार्सिया आइलैंड जो है वो इंडियन ओशन के करीब करीब बीच में सेटल्ड है। ये फिलहाल जो है वो यूनाइटेड किंगडम का आइलैंड होने के बावजूद भी इसके ऊपर ट्राई जंक्शन मिलिट्री बेस अमेरिका का है, दैट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों जो है वो अमेरिका के सेटल्ड है। और ये करीब करीब 2036 तक, साल 2036 तक इंग्लैंड ने ये जो टेरिटरी है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी जिसमें आइलैंड है डिएगो गार्सिया, ये पूरी की तरह लीज पे यूके ने अमेरिका को दे दिया है। अब अमेरिका को दे देने के बाद अमेरिका ने क्या किया कि इस रीजन में जितने भी एबोरिजिनल मतलब मूल निवासी थे, इनको वहां से 1975 तक पूरा का पूरा हटा दिया। आप हिटलर का नाम सुनते हैं कि हिटलर ने जू लोगों की जेनोसाइड की, वंश हत्या की, उन्हें क्लोरीन गैस यूज करके मार दिया या उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए, उनके ऊपर बहुत जुल्म जबरदस्ती की। लेकिन आप डिएगो गार्सिया के न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि खास करके दबाई जाती है। तो हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो सबसे बड़े देश हैं, खास करके ऐसे देश जो खुद सिक्योरिटी काउंसिल के प्राइम मेंबर्स हैं फिलहाल की सिचुएशन में, लाइक चाइना, यूएस, ये जो है वो अपनी हरकतें किसी भी तरह करके दबाते हैं और रियलिटी दुनिया के सामने नहीं आती। तो अगर आपने ऐसा उदाहरण देखा तो उन्होंने क्या किया है कि जैसे जैसे उनको पता चला कि ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं कि जहाँ पे उसके नज़दीक ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हमें मिल सकते हैं, ऐसे देशों के जो मूल निवासी थे उनको उन्होंने या तो कत्ल करके पूरा ख़त्म कर दिया या उनको अपने ही देश से निकाल भगाया और वहाँ पे उन्होंने पूरी वाइट सेटलर रेजिम्स बना दी। मतलब ऐसी जगह को उन्होंने अपना पूरे के पूरा अड्डा बना लिया। उसमें से कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया का भी है, कुछ पार्ट न्यूजीलैंड का भी है,
कुछ पार्ट कनाडा और ब्राज़ील का भी है। मतलब इन देशों ने भी वही इनिशिएटिव लिए हैं विथ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड यूएस। तो ये सबसे बड़ी घटना हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी उसमें ये खामियां होती हैं कि जो सुपर पावर देश है उन्होंने छोटे देशों के डिस्प्यूट सॉल्व करना उनकी जिम्मेदारी है, ये पीछे छोड़ के वो खुद ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिसके ऊपर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड नेवल पावर इन द वर्ल्ड। अभी अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम के और फ्रांस के अभी भी बहुत सारे देशों में, जैसे मादागास्कर हो गया या सोमालिया हो गया, ऐसे देशों में उनके अभी भी हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल सेटलमेंट्स हैं, या उनके हम कह सकते हैं कि आइलैंड ग्रुप पर उनके अभी भी खुद के रिजीम्स है, जिसमें से मैंने एक उदाहरण दिया कि दैट इज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप जरूर डिएगो गार्सिया को फाइंड आउट करें, क्योंकि डिएगो गार्सिया का आपको मैप मिलेगा लेकिन आपको कोई भी ओरिजिनल पिक्चर आइलैंड का नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है कि 2014 में ही डिएगो गार्सिया को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया है। अब मरीन प्रोटेक्शन एरिया का मतलब ये होता है कि इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शिप फिशिंग के लिए नहीं आ सकती, कोई भी पत्रकार नहीं आ सकता, कोई भी दूसरे देश की नेवी इस एरिया में आ नहीं सकती एक्सेप्ट द नेवल फोर्सेस और एयरफोर्स ऑफ यूएसए। तो मरीन प्रोटेक्शन एरिया घोषित करने के बाद इस आइलैंड के आपको कोई भी पिक्चर्स या कोई भी सबूत, या इस आइलैंड पर एक्टिविटी होती है, इस आइलैंड के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी कैसी फौजें जमाए रखी है, कितने परसेंट की नेवी है या एयरफोर्स है या आर्मी है, इसका कोई भी कंपैरिजन या कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिल सकता। इनफैक्ट आपको कोई भी फोटोग्राफ भी नहीं मिल सकता, बिकॉज दैट एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूनाइटेड यूएसएस सेल्फ। हम कह सकते हैं कि जो भी जर्नलिस्ट है वो यूएसए के जर्नलिस्ट भी खुद वहां पे जा नहीं सकते, इतना उस एरिया को उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो सिमिलर वे से हम देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत देश है इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, के उन्होंने अपने दायरे में जितने भी ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ से उन्हें फाइनेंशियल या इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है या रिसोर्सेज समुद्र से मिल सकते हैं, ऐसे इलाकों को उन्होंने मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दिया है, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। दूसरा हम देखें तो ऐसी कभी सिचुएशंस आती है कि चाइना या यूनाइटेड स्टेट्स हो या दुनिया को ऐसे दिखाते हैं कि हम सारे लॉज फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के तहत 200 नॉटिकल माइल का जो डिस्टेंस है, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसे एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो उसे एक्चुअली फॉलो नहीं करते। ये जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो दायरा है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए लागू है, वो डिएगो गार्सिया को लागू नहीं है। जैसे ही वियतनाम और फिलीपाइंस के अगेंस्ट केस हुई थी चाइना की, चाइना ने खुद को यूएन क्लॉज से हटा लिया और फिलहाल चाइना यूएन क्लॉज का मेंबर नहीं है। और ये मेंबर ना होने की वजह से वो किसी भी देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है बाय यूजिंग इट्स नेवी और बाय यूजिंग इट्स कोस्ट गार्ड फोर्सेस। तो आप सोच में पड़ते हैं हमेशा कि कैसे क्या चाइना किसी भी देश की तरफ आक्रमण कर जाता है, किसी भी, चाहे वियतनाम हो या चाहे मलेशिया हो या चाहे फिलीपाइंस हो, ब्रुनेई हो, ऐसे देशों के ऊपर, इनके आइलैंड्स के ऊपर कैसे चाइना आक्रमण कर लेता है या उनके ऊपर अपनी जबरदस्ती करने की कोशिश कर लेता है, और दुनिया में से कोई भी देश उसे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यह भी है कि एक ऐसी इमेज फैलाई हुई है कि उसकी नेवी स्ट्रांग है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आक्रमण करने के बाद चाइना ये कह सकता है कि मैं मेंबर नहीं हूँ। दिस हैपेंड आफ्टर जुलाई 2016 जब फिलीपाइंस और वियतनाम ने चाइना के खिलाफ कंप्लेंट की थी। सो कहने का मतलब ये है, अगर मैं यूएन क्लॉज का मेंबर नहीं हूँ तो मैं यूएन क्लॉज के रूल्स को फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं हूँ। और इसी का फायदा उठा के चाइना बेसिकली अपने दायरे में जितने भी छोटे छोटे देश है उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है या उनके ऊपर अपना ठेका जमाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप एक्टिविटी देख रहे हैं कि गलवान वैली हो गया, या उसके पहले का जितने भी हमने सिचुएशंस देखे थे जहाँ जहाँ पे हमारे चाइना के साथ
स्टैंड ऑफ हुए हैं, तो जैसे वो लैंड के ऊपर इंकर्जन करने की कोशिश कर रहा है या अपना एक्सपांशनिस्ट व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा है, वैसा ही एक्सपांशनिस्ट व्यू चाइना का समंदर के ऊपर ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम कहें तो चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर अपना क्लेम करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, या नीचे की तरफ साउथ चाइना सी है। उसी प्रकार चाइना के दायरे हम देखें तो बोहाई सी है, येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है। ये 4 समंदर चाइना के आसपास होने के बावजूद चाइना के इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में ही क्यों है? क्योंकि साउथ चाइना सी में उसे एक्टिविटी करने के लिए जगह ज़्यादा मिल रही है। अगर आप लेफ्ट साइड में मैप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के पश्चिम की ओर पाकिस्तान जैसा देश है, पूरब की ओर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश जैसा देश है, नीचे इंडोनेशिया है, और दक्षिण की तरफ इंडियन ओशन है। तो हमारे जितने भी दूसरे देशों के साथ नेवल एक्सरसाइजेस होती है, या हम जो भी मरीन रूट इस्तेमाल करते हैं, या हम खुद जो भी एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो हम इंडियन ओशन में ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू अरेबिक सी एंड बे ऑफ बंगाल, क्योंकि हमें वहाँ पे दायरा बड़ा मिलता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। इन द सेम वे चाइना के पास बोहाई सी हो या येलो सी हो या ईस्ट चाइना सी हो, एज कम्पेयर टू ऑल दीज ओशंस, साउथ चाइना सी में उसको दायरा बड़ा मिलता है। और साउथ चाइना सी ऐसा रीजन है जहाँ से वो इंडियन ओशन को सरपास कर सकता है। मतलब चाइना की जितनी भी ट्रेड है या चाइना की जितनी भी आवाजाही है, ये सारी वाया इंडियन ओशन होती है। तो ये इंडियन ओशन ना हो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलके सीपेक का प्लान बनाया, या बॉर्डर रोड और का जो BRI का जो प्लान था वो उन्होंने बनाया। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सी रूट से उसे काउंटर नहीं कर सकते, खास करके इंडिया को, तो हम सॉरी हाँ ये सी रूट से अगर हम काउंटर नहीं कर सकते तो हम लैंड रूट से उसे कैसे बाईपास कर सकते हैं, इसका प्लानिंग चाइना बना रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली सी रूट से जो आवाजाही होती है या सी रूट से जो भी ट्रेड होता है वो एज कम्पेयर टू रोड रूट सस्ता होता है, और इसीलिए चाइना का जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो एज कम्पेयर टू बोहाई सी, येलो सी या इस चाइना सी, साउथ चाइना सी में ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो कुछ स्ट्रेटेजिशियंस का ऐसा मानना है कि अगर चाइना का काउंटर करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया में बिगेस्ट पावर्स कौन है? एक है इंडिया और दूसरा है चाइना। इंडिया का जो अलायंस है वो फिलहाल की सिचुएशन में यूएसए से ज़्यादा है। रशिया और चाइना पहले से ही एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, और इसीलिए अगर चाइना को काउंटर करना है तो साउथ एशिया में इंडिया तो उससे कनेक्टेड है ही, प्लस अगर उसको यूएसए का अलायंस मिल गया तो इंडिया और यूएसए का अलायंस उसे ट्रेड में हो, फाइनेंस में हो, मिलिट्री वाइज हो, हर एक सिचुएशन में काउंटर करने के लिए ज़्यादा सक्षम साबित हो सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि फिलहाल की सिचुएशन में कुछ दिनों पहले जो मलबार एक्सरसाइज हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, आपने देखा था कि यूएसएस निमिट्स शिप हमारे इंडिया में आई थी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे लैंड के ऊपर उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लद्दाख रीजन में हो गया, तो उसी तरह हम सी में भी या मैरीटाइम बाउंड्रीज में भी चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो रीडर्स हैं या इस डिफेंस स्टडीज़ के जो रिसर्चर्स हैं, उनके मन में आशंका कभी कभी पैदा हो सकती है कि जैसे प्रोएक्टिव एक्शंस चाइना दिखाता है हमेशा, चाहे लैंड पे हो या चाहे मैरीटाइम बाउंड्रीज पे हो, पहले चाइना एक्टिविटी करता है फिर इंडिया उसको आंसर देता है। ऐसा नहीं है, हम भी एक्टिविटीज़ करते हैं लैंड पे और मैरीटाइम बाउंड्रीज पे, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ को या ये डिफेंस की जो एक्टिविटीज़ होती है, खास करके देश की रक्षा के लिए जो रणनीति बनाई जाती है उसके लिए जो एक्टिविटीज़ होती है, उसको ज़्यादा फोकस हमारे न्यूज़पेपर में नहीं मिलता, और इसीलिए जो आम आदमी है उन तक ये बातें नहीं पहुंचती कि इंडिया उतनी ही क्षमता रखता है चाइना को काउंटर करने की, या चाइना को नीचा दिखाने की, या चाइना से आगे जाके इंडियन ओशन में भी और इनफैक्ट साउथ चाइना से खुद की सुपीरियरिटी
प्रूव करने की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसे ही यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया, तो ये डिक्लेरेशन जो था वो बेसिकली उस समय के जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स थे उनको ध्यान में रखते हुए किया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटलांटिक ओशन हो या पैसिफिक ओशन हो, यहाँ के सारे रिसोर्सेस जो है वो खत्म हो गए थे, और ये जो देश थे वो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभर ही रहे थे। तो उनके लिए सबसे पहला प्रॉब्लम जो था वो खुद के देश को रिकंस्ट्रक्ट करने का, रिजुविनेट करने का, और इसीलिए उनको पैसा भी चाहिए था और रिसोर्सेज भी चाहिए थे। इसीलिए यूनाइटेड किंगडम हो गया या फ्रांस हो गया या यूएस हो गया, इन देशों ने अपनी कॉलोनीज को स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन ऐसे रीजन्स खुद के कंट्रोल में रखे जहाँ से उन्हें फाइनेंशियली बेनिफिट करने वाले रिसोर्सेस मिल सके। और इसीलिए ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था फॉर ग्लोबल कॉमन्स, मतलब ग्लोबली हर एक को समान हिस्सा मिले, ओशन से भी, समंदर से भी, समंदर से मिलने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका हर एक देश को, खास करके जिनकी सागरी सीमा है, उनको एक जैसा, ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया है, ये हमें दिख रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिग बॉयज क्लब है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, उसके साथ यूएस हो गया, उसके साथ रशिया हो गया। तो ये जो मेजर देश है ये पूरी दुनिया का बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा, खास करके मैरीटाइम बाउंड्रीज का व्याप चुके हैं कि जहाँ पे वो अपनी मैरीटाइम पावर हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके ग्रुपिंग को एक्चुअली बिग बॉयज क्लब कहा जाता है। आप देखेंगे कि किसी भी दो देशों के बीच में खास करके मैरीटाइम इश्यूज जब क्रिएट होते हैं तो वहाँ पे रशिया नहीं तो यूएस का प्रेजेंस आपको दिखाई देता है, जैसे कि सीरिया हो गया या इराक हो गया, यहाँ पे भी फिलहाल, या ईरान हो गया, यहाँ पे भी फिलहाल आप रशिया का प्रेजेंस देख सकते हैं। जोग्राफिकली दे आर वेरी डिस्टेंट, बट विद द नेवी दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर वेरी इजीली, और यही वो हमेशा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस एंड रशिया दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन स्पेसिफिकली to gain the financial benefits by using our exclusive economic zone। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी में हम देखें तो जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो हाई सीज का रीजन है उसे कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है, जहाँ पे हर एक देश का हिस्सा समान है। ऐसे एरिया में इन देशों की नेवीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब यह है कि हमें भी, इंडिया जैसे कंट्री को भी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया खुद का घोषित करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी देश अगर हमारे दायरे में आ रहा है, खास करके सागरी सीमा में आ रहा है, तो वो उसका फायदा ना उठा पाए। अगर और कुछ खामियों के बारे में हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि फिलहाल की सिचुएशन में इंडो पैसिफिक रीजन जो है, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो मिक्सचर है अप टू ऑस्ट्रेलिया, इस रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज फिलहाल की सिचुएशन में हो रही है। और लैंड के अलावा अगर हम सागरी सीमा की बात करें तो यहाँ पे दो रीजन्स है, एक है इंडियन ओशन और एक है पैसिफिक ओशन की, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा देश डिएगो गार्सिया में अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, चाइना जैसा देश जिसके हर एक देश के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट्स है, वो साउथ चाइना सी में अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, तो ऐसे देशों को रोकने के लिए या ऐसे देशों को कंट्रोल करने के लिए अगर हम देखें तो कोई भी प्रॉपर ग्लोबल ओशन ट्रीटी नहीं है। और 2016 के बाद तो चाइना ने यूएन क्लॉज से अपने मेंबरशिप को हटा दी। इसका मतलब यह है कि इन देशों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, खास करके ये समंदर में क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनके ऊपर नजर रखने के लिए कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब ये देश अपनी मैरीटाइम सुपर पावर का इस्तेमाल करके कोई भी या किसी भी प्रकार की मनमानी कर सकते हैं, इसका ख्याल इंडिया ने भी रखना चाहिए।
ऐसे जगह में अगर आप माइनिंग कर रहे हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या गैस जैसे नेचुरल गैस जैसे प्रोडक्ट्स का आप अगर एक्सप्लोर कर रहे हो, तो कितने परसेंटेज में आपने एक्सप्लोर करना चाहिए, कितनी परसेंटेज में आपने फिशिंग करनी चाहिए, इसके ऊपर कोई भी लाइसेंस नहीं है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है, इसने सिर्फ बाउंड्रीज तय की है कि कितना रीजन किस देश के अंडर आएगा। अगर आपकी सागरी सीमा है तो किस रीजन को आप टेरिटोरियल सी कहेंगे या कंटिन्यूस जोन कहेंगे या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहेंगे, उन्होंने सिर्फ ये नामकरण किए हैं। लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल कैसे रखना है, या आपके रीजन में आके अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है या आप किसी दूसरे देश के रीजन में जाके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो आपने कितना एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, कितना आपने वहाँ से रिसोर्सेस निकालने चाहिए, कितने परसेंटेज आपको डेली अवेलेबल है या मंथली अवेलेबल है या ईयरली अवेलेबल है, उसका कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड के मैप में अगर आप देखेंगे तो इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लेफ्ट में पाकिस्तान हो गया। हमारी और इन देशों की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमेशा आप न्यूज़ सुनते हैं कि इंडिया के फिशरमैन को श्रीलंका ने पकड़ लिया, इंडिया के फिशरमैन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया, या हमने पाकिस्तानी फिशरमैन को पकड़ लिया, या म्यांमार के या बांग्लादेश के फिशरमैन को पकड़ लिया। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूल रेगुलेशंस एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं होते, या इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं दिए गए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो फिशरमैन है वो एक दूसरे के सरहद में चले जाते हैं और पकड़े जाते हैं। बेसिक हर एक देश ने, जैसे इंडिया जैसा देश हो गया, इन्होंने अपना खुद का रूल ऐसा बनाया है कि टेरिटोरियल सी हो गया या कंटिन्यूस जोन हो गया, यहाँ पे जो सोवेरेनिटी है या सार्वभौमत्व है वो हमारे देश का है। तो इसलिए अगर आपको इस रीजन में आना है तो आपको यहाँ पे आने के बाद आपकी शिप, आपके नेट्स या आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सरेंडर करने हैं, और हमारे देश की जो फिशरी डिपार्टमेंट है वो जो नेट या वो जो शिप्स प्रोवाइड करेगा उसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे फिशिंग करनी है। इसका मतलब हमें फिशिंग अलाउ नहीं है, या हमें भी दूसरे देशों के टेरिटरी में जाके फिशिंग करना अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ को यहाँ आने के बाद अपनी फिशिंग बोट्स और अपनी जो नेट्स है उसे सरेंडर करके हमारी फिशिंग बोट्स या नेट्स का इस्तेमाल कुछ आवर के लिए करके वापस अपने बोट में बैठ के चले जाना है। तो ये जो एक नियम है या कायदे हैं वो पर्टिकुलर देशों ने बनाए हैं। ऐसा कोई नियम या कायदा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी ने नहीं दिया है, दो उन्होंने ये कहा है कि वो ये डिफरेंसेस या डिस्प्यूट्स को क्लियर करते हैं, लेकिन नहीं है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप ज़्यादा फिशरीज़ का एक्सप्लोरेशन कर रहे हो या आप ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो एक मरीन एनवायरनमेंट है उसको ठेस पहुंचती है। तो उसके ऊपर भी कंट्रोल रखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसे फंडिंग करना या उसका टाइम टू टाइम अपडेट लेना, ये भी चीज़ें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के द्वारा नहीं होती। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और जब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेजर 5 देश हैं, इन्होंने इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेनी चाहिए या कुछ ना कुछ ठोस निर्णय लेने चाहिए। तो बेसिकली रूल्स बनाने वाले भी यही है और रूल्स को फॉलो ना करने वाले भी देश यही है। और इसीलिए अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है, आपको वो नियम बनाने हैं, आपको वो कायदे कानून बनाने हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको खुद की मैरीटाइम पावर को सुपीरियर बनाना होगा। आपको खुद को, आपकी नेवी को आपको उतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, कोस्ट गार्ड को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, नॉट ओनली क्वांटिटी वाइज बट क्वालिटी वाइज ऑल्सो, टेक्नोलॉजी वाइज ऑल्सो। दैट इज द मेन पॉइंट। जब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी की, कि साउथ चाइना सी में इतनी एक्टिविटीज़ हो रही है, फिलहाल की सिचुएशन में हो रही है। सबसे ज़्यादा ये टर्म जो है वो 2016 में हुई, जब वियतनाम ने यूनाइटेड नेशंस के ट्रिब्यूनल में केस दाखिल की थी कि जो स्प्रेटली आइलैंड्स है या पैरासाइट आइलैंड्स है जो उनके फिलीपाइंस और वियतनाम के कंट्रोल में है, उसके ऊपर चाइना अपना अधिकार घोषित करने की कोशिश कर रहा है। तब जाके पता चला दुनिया को, या दुनिया का पूरा ध्यान साउथ चाइना सी की तरफ
आ गया कि चाइना जैसे लैंड के ऊपर, चाहे वो ताइवान हो या चाहे तिब्बत हो, ऐसे देशों के ऊपर ऑलरेडी चाइना ने कब्जा जमा चुका है, उसी तरीके से चाइना अपना कब्जा समंदर में भी जमाने की कोशिश कर रहा है और उसकी सीरियसनेस दुनिया को 2016 के बाद ज़्यादा पता चले। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं या कौन अलग अलग डिस्प्यूट्स की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ साउथ चाइना सी में डिफरेंसेस है, तो सबसे पहले स्प्रैटली और पैरासेल आइलैंड ग्रुप है जिनके ऊपर चाइना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना ने खुद की एक नेवल मैरिटाइम बाउंड्री कर दी है जिसके हैं 9 लाइन, और ये 9 लाइन जो है इन सारे छोटे आइलैंड्स को कंट्रोल करने की, अपने दायरे में लेने की कोशिश है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही वियतनाम ने और फिलीपाइंस ने अपनी केस दाखिल की थी, तो उसकी जो डिस्प्यूट होता है, दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं और अपने डिस्प्यूट हैं, तो दोनों पक्ष बताते हैं कि उनकी साइड क्या है। ऐसे समय में आमने सामने आके चर्चा करने का भी प्रपोजल चाइना ने रिफ्यूज कर दिया और छोड़ दिया। तो चाइना को भी ही करना चाहा ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग देशों के साथ उनके जो इंटरेस्ट समझता है, उसकी जो नेवल स्ट्रेटेजी जिसे व्हाइट पेपर स्ट्रेटेजी कहा जाता है, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि जैसे तिब्बत का या ताइवान का उनके लिए इम्पोर्टेंस है, इन द सेम वे साउथ चाइना सी चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है, और जैसे ताइवान को और तिब्बत को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, इन द सेम वे दे विल डेफिनेटली ट्राई टू कंट्रोल साउथ चाइना सी होली एंड टोटली। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि साउथ चाइना सी में जितने भी देश है, चाहे इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, इनके साथ वो पीसफुली सेटलमेंट की कोशिश कर रहा है फिलहाल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, ये सारे अगेन देश साउथ चाइना सी रीजन में आते हैं, और अगर साउथ चाइना सी में वो 9 लाइन डिक्लेयर करना चाह रहा है तो डेफिनेटली ये पीसफुल सेटलमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि 9 लाइन के तहत ये जो अलग अलग देश हैं, इनके जो भी आइलैंड्स हैं, वो डायरेक्टली चाइना के कंट्रोल में चले जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि Beijing is not just keen to annex the South China Sea and Taiwan, it has its eyes set on whole other island chains to dominate the Indian and Pacific Oceans। और इसीलिए हमने आज का ये टॉपिक लिया है कि चाइना का कंसंट्रेशन ना ही सिर्फ साउथ चाइना सी है, बल्कि इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन रीजन को कैप्चर करना भी है। हेजलबुजन ने 2005 में एक स्ट्रेटेजी लाई थी जिसका नाम था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी। आपने सबने नाम सुना होगा चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी, लेकिन बेसिकली ये जो कंसेप्ट है, ये यूएस स्ट्रेटेजियंस ने 2005 में दुनिया को दी कि 2005 में एक्चुअली चाइना ने अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सबको पता है कि स्ट्रिंग मतलब चाइना और पर्स मतलब जो भी अलग अलग भारत को एनसर्कल करने वाले देश है, जैसे बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, या श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये ऐसे देश हैं जो भारत के आजू-बाजू में स्थित हैं, और ये भारत से हम देखें तो भौगोलिक क्षेत्र इनका भारत के नजदीक है एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, ऐसी जगहों पे आ रहा है जहाँ पे भारत नजदीक है। मतलब क्या, बांग्लादेश में चिटगोंग हो गया, या श्रीलंका में हम्बनतोता हो गया, पाकिस्तान में ग्वादार हो गया, ऐसी जगह पे जहाँ पे अलग बंदरगाह हैं, ऐसे बंदरगाह विकसित करने का जो प्रोजेक्ट्स है, उसका सारा जिम्मा चाइना ने ले लिया है। तो ये जो अलग अलग बंदरगाह है, इसको कहा गया है पर्ल्स मतलब मोती, और उनको एक साथ बांधने वाला धागा मतलब चाइना। सो बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये जो थियरी है या स्ट्रेटजी, ये इंडियन ओशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश चाइना 2005। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंडिया का फिलहाल की सिचुएशन में अपने दायरे में किसी भी देश के साथ कोई भी मैरीटाइम इशू नहीं।
ना ही इंडिया का श्रीलंका के साथ बांग्लादेश के साथ है, ना ही पाकिस्तान के साथ है। लेकिन चाइना की खुद की मैरीटाइम इश्यूज अपने खुद के एरिया में है, और इसलिए चाइना इज सीकिंग टू अनचेन इटसेल्फ। जो भी कल्चर है उसको हटा के हम वेस्टर्न कल्चर से कैसे सुपीरियर है, हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ वेस्टर्न कंट्रीज खास करके यूरोपियन यूनियन और यूएस से कैसे सुपीरियर है, नॉट ओनली द लैंड जहाँ गैस को अगर हम इंडिया न कर दे तो चाइना की इकोनॉमी भी ब्लॉक हो जाएगी। और इसलिए जैसा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जैसे कि चाइना से को कंट्रोल में करने की कोशिश चाइना कर रहा है। बस तो 1950s में करी, लेकिन आंदोलन हमेशा कोई ना कोई वहाँ पे चाइना के खिलाफ, चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटी होती है, और इसीलिए ताइवान को कंट्रोल करना चाइना के लिए में इतना आसान नहीं। एक बार उन्होंने ताइवान को कंट्रोल कर लिया तो साउथ चाइना सी पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा। और इसीलिए जैसे हम पाकिस्तान में बलोचिस्तान की एक्टिविटीज को प्रोवोक करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वैसे स्टिल indirectly is trying to provoke the activities in Taiwan, suppress the China to having more ambitious approach in China. Important thing cover up island सबसे इम्पोर्टेंट है जो जिबोटी मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक जाती, तो उन्होंने अलग अलग देशों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। फोर्थ आइलैंड चेन में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, श्रीलंका, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अलग अलग बंदरगाहों को बनाने के हिसाब से खुद की एक्टिविटीज वहाँ पे शुरू कर दी है, विच इज अ बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया राइट नाउ। सो कहने का मतलब यह है कि इसको देखना, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव अगर हम इंडिया के देखें तो उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम इन्होंने चाइना के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब फिलीपाइंस ने आवाज उठाना शुरू की, वियतनाम ने आवाज उठाना शुरू की और ये ट्रिब्यूनल कार्रवाई चली, उसके बाद चाइना के खिलाफ वर्डिक्ट आया। ये वर्डिक्ट आने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि इंडिया ने उसके ऊपर एक्टिविटी जो है वो एक्चुअली उसके 7 या 8 वीक के बाद शुरू की। इसका मतलब यह है कि हमेशा इंडिया के बारे में पूरी दुनिया कोसती रहती है, खास करके इंडियंस कोसते रहते हैं कि इंडिया इज नॉट प्रोएक्टिव इन दिस रीजन। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यह है कि जब ये वर्डिक्ट आ गया था, जब ये सिचुएशन आ गई थी कि चाइना ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी को फॉलो नहीं करेंगे, वो उसके वर्डिक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, उसी समय उसके कुछ हफ्ते बाद चाइना का साउथ चाइना सी का इशू इंडिया ने आगे लाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब पूरी दुनिया भूल चुकी थी कि चाइना ने साउथ चाइना सी में क्या एक्टिविटी की, उसके बाद चाइना ने वो एक्टिविटी दिखाना शुरू कर दी कि हम कैसे पीछे हट रहे हैं या हम कैसे दूसरे देशों के टेरिटरीज को इनकर्स करने की कोशिश नहीं कर रहे। उसी समय इंडिया ने ये दिखा दिया कि चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं छोड़ी है। चाइना फिलहाल शांत सिचुएशन में है, लेकिन चाइना कुछ हफ्ते बाद वापस एक्टिविटी करना शुरू कर सकता है। तो इंडिया ने रीएश्योर किया कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है चाइना की, और ये दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि एक्चुअली चाइना किस प्रकार से
एक्टिविटीज कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ने एक्चुअली फॉरवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लीनिंग अप्रोच का इस्तेमाल करना साउथ चाइना सी में शुरू कर दिया है। उसे और मजबूत करने की कोशिश जरूरी है, क्योंकि जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी इंडियन ओशन में ऑलरेडी चाइना ने अप्लाई की है, उसी प्रकार जो भी देश इन 9 डैश लाइन के रीजन में आते हैं, जैसे कि हमने देखा मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई हो गया, थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, इनके साथ भी हमने और स्ट्रॉन्ग अलायंस चाइना के खिलाफ इन द रीजन ऑफ साउथ चाइना सी बनाने की कोशिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इंडिया का पगड़ा भारी क्यों है? बिकॉज फिलहाल की सिचुएशन में इंडिया का अपने मैरीटाइम एरिया में किसी भी देश के साथ कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। पर चिंताजनक बात यह है कि हमारे दायरे में, हमारे इलाके में, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ चाइना फ्रेंडशिप बनाने की या उनके साथ अलायंस बनाने की या वहाँ पे मदद करके उनके बंदरगाह डेवलप करके वो बंदरगाह खुद के इस्तेमाल के लिए रखने की चाइना बहुत बड़े जोरों से उसका प्रयास कर रही है, और ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। तो जैसे चाइना हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, वैसे हमें भी साउथ चाइना सी के तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, जब चाइना की वियतनाम और फिलीपींस के केस हुई थी, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर हिस्टोरिकल राइट्स नहीं दिखा सकता। जैसे कि चाइना हमेशा ये कहता है कि तिब्बत इतिहास से लेके हमारा रीजन था, इसलिए उन्होंने तिब्बत को कैप्चर कर लिया। ताइवान के बारे में भी वो यही कहते हैं। सिमिलर वे जब उन्होंने पैरासेल आइलैंड्स और स्प्रैटली आइलैंड्स को हड़प करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि ये इतिहास से लेके हमारा ही रीजन था। उसके बाद कॉलोनियल रूल्स हमारे ऊपर आया, और जैसे कॉलोनीज यहाँ से निकल गई और हमें स्वतंत्रता मिली, तो ये देश हमसे छूट गए। तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा था कि आप किसी भी देश के ऊपर वो अपना ऐतिहासिक क्षेत्र है ये कह के कब्जा नहीं जमा सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो चाइना हिस्टोरिकल राइट्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसका विरोध हो रहा है, इसलिए चाइना ने यूएन क्लॉज को, उसकी मेंबरशिप को छोड़ दिया है। इसमें एक और बात हमें ये नज़र रखने में आनी चाहिए, या हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो ये है कि ऐसे ही हिस्टोरिकल राइट्स को चाइना इसमें फिशिंग राइट्स डाल के अंडमान आइलैंड्स के ऊपर या श्रीलंका के ऊपर लादने की कोशिश कर सकता है। मतलब ये है कि 9 लाइन के अंदर जितने भी देश आते हैं उनके ऊपर जैसे चाइना ने हिस्टोरिकल राइट्स दिखाए हैं, इन द सेम वे ऐसा ही हिस्टोरिकल राइट्स जो है वो चाइना अंडमान आइलैंड्स के ऊपर या श्रीलंका के ऊपर दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ट्रिब्यूनल ने ये बताई है कि rocks can't be turned into islands and used as the basis for alternative maritime baselines। इसका मतलब यह है कि जितने भी समंदर में बड़े बड़े पत्थर जैसे आइलैंड्स हैं, इसके ऊपर आप खुद की मैरीटाइम हेरिटेज नहीं बना सकते, या इसको अपना खुद का मैरीटाइम हेरिटेज डिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया जैसा देश है, या सिंगापुर जैसा देश है, या यूए जैसा देश है, इन्होंने समंदर में रेत को डाल डाल के बड़े बड़े आइलैंड्स बनाए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि जैसे ही ग्वादार में ऑलरेडी चाइना पहुंच चुका है, वैसे ही शायद कराची में भी कोई अलग मैरीटाइम बॉर्डर ये सैंड को लाद लाद के चाइना बनाने की कोशिश कर सकता है। उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी साउथ चाइना सी में एक्टिविटीज़ होते हैं, या जितने भी साउथ चाइना सी में एक्टिविटीज़ चाइना कर रहा है, ब्रुनेई के खिलाफ हो या फिलीपींस के खिलाफ हो या वियतनाम के खिलाफ हो, उसमें एक्चुअली चाइना की नेवीज यूज़ नहीं होती। उनकी खुद की लॉ एनफोर्समेंट वेसल्स है, और विच आर सिमिलर टू द कोस्ट गार्ड्स। इसका मतलब यह है कि वो साफ साफ अपने कोस्ट गार्ड का या लॉ इन्फोर्समेंट वेसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो नहीं सकती
कि जिसके तहत ये कहा जाए कि ये दूसरे देश के खिलाफ आक्रमण है। लॉ इन्फोर्समेंट वेसल्स का मतलब ये है कि चाइना ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये जो एक्टिविटीज इसलिए चाइना कर रहा है क्योंकि दूसरा देश हमारे दायरे में आने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई शिप दूसरी शिप विदाउट इंडियाज परमिशन एंटर हो गई तो इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड उसके खिलाफ एक्शन लेगा। सबसे पहले एक्शन लेने वाला इंडियन नेवी होगा, लेकिन जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट वेसल्स कर रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट वेसल्स को वॉर लाइक सिचुएशंस में कंसिडर नहीं किया जाता। वॉर लाइक सिचुएशंस को प्रोवोक किया है ऐसा तभी कंसिडर किया जाता है जब दो देशों की नेवीज एक्चुअली कन्फ्रंट कर रही हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको हमने समझना चाहिए या जिसको हमने नज़रअंदाज नहीं करना है, और ये समझना है कि ये जो टैक्टिक है हम खुद ये टैक्टिक इंडियन ओशन में यूज कर सकते हैं अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ नेवी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि चाइना अपनी नेवी का एक्चुअल इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चाइना लॉ इन्फोर्समेंट वेसल्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये टैक्टिक हमने भी इजाद कर ली तो शायद पाकिस्तान को या बांग्लादेश से या म्यांमार से जो भी हमारे तरफ तस्करी हो रही है उसे रोकने में हमें ज़्यादा मदद मिल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस लॉज की या जो भी एक्टिविटीज़ इंडियन ओशन में हो रही हैं या साउथ चाइना सी में हो रही हैं, तो फिलहाल की सिचुएशन में इंडिया तो अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है और हमारे तो किसी भी देश के साथ डिस्प्यूट नहीं है। हमारी सिर्फ तकरार यही है कि चाइना हमारे रीजन में आने की कोशिश ना करे, और अगर हमारे रीजन में आ गए तो हम उसे कड़ा जवाब दे सकते हैं। तो जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी है उसके तहत जो भी लॉज है या पीस मेंटेन करने के लिए जो भी कोशिश की जाती है या उसके तहत जो भी नियम या कायदे कानून बनाए जाते हैं उसका हर एक देश को अपना फ्रीडम मिला है। मतलब ये जो कायदे कानून है ये पूरी दुनिया के लिए एक है, लेकिन हर एक कंट्री की अपनी मैरीटाइम बाउंड्री के फीचर्स अलग है, हर एक देश की अपनी मैरीटाइम बाउंड्री अलग है, तो उसका दायरा अलग है, वो उसकी लेंथ अलग है, तो उस हिसाब से हर कंट्री रूल्स रेगुलेशंस बदलते हैं, क्योंकि आप ना ही अपनी जोग्राफिकल लोकेशन बदल सकते हैं ना ही आप अपने नेबर्स बदल सकते हैं। तो इसीलिए जो भी सिचुएशन जोग्राफिकली आपको प्राप्त है उस सिचुएशन में आप कैसी अपनी सागरी सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं बाय बिकमिंग द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, और उसके अलावा अपने खुद के नियम कैसे बनाते हैं, ये हर एक कंट्री का अलग अलग अपने ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट्स का ये मानना है कि इंडियन ओशन रीजन में और साउथ चाइना सी में अगर पीस मेंटेन करना है तो सबसे अच्छा मैरीटाइम पावर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज बिकमिंग मेडिएटर इन दिस रीजन देन देयर विल बी पीस। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑलरेडी यूएस का प्रेजेंस यहाँ पे है इन आइलैंड डिएगो गार्सिया। आप मैप में देख सकते हैं कि इंडिया से चाइना से डिएगो गार्सिया कितना नजदीक है। तो अगर हम चाइना को इतना सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं तो हम उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी उतना सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, उसका इंटरवेंशन भी हमें सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि हमेशा हर बात में हम यूएसए को मीडिएटर नहीं बना सकते। कंसिडर कर रहे हैं हम चैलेंज कंसिडर कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी इंडियन ओशन रीजन का एक चैलेंज ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ऐसा हो सकता है इंडिया के पहले साउथ चाइना सी में एक्शन लेने के बजाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस जगह में कोई एक्शन ले ले। तो इसीलिए हमें चाइना के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी अपना एक बिगेस्ट चैलेंज कंसिडर करना चाहिए। अलग अलग प्रोविजंस यूएन क्लॉज ने दिए हैं कि आप कोस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऑफशोर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जिन देशों को समंदरी सीमा है उनको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कैसे रख सकते हैं, ये सारे नियम या कायदे एक्चुअली यूएन क्लॉज ने दिए हैं।
तो ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हम कह सकते हैं कि लॉ है या कायदा है, लेकिन इसके बनाए गए जो रूल्स रेगुलेशंस है वो इतने ठोस नहीं है कि जो मेजर पावर कंट्रीज है वो भी अगर उसे फॉलो नहीं कर रही है तो छोटे देशों को न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है। और यही सबसे बड़ी बात इस इंटरनेशनल ऑर्डर एंड लॉ की हम कह सकते हैं कि जितना ये इम्पोर्टेंट है उतने ही उसमें फ्लॉज भी। बेसिक ओशन रीजन और साउथ चाइना सी एक दूसरे से कनेक्टेड है, खास करके चाइना इज ट्राइंग टू इंडियन ओशन रीजन and simultaneously India is trying to build border relation with the countries which are encircling 90 times or South region. So countries are trying to manage each other's powers in the maritime regions. So इस समय international law कुछ नहीं कर पा रहा because China is not a member of UN clause, and that is the biggest issue. The only thing is that we have to implement the strategies which China is already using against and the good thing is that our current government is using these strategies very effectively in maritime areas also. And the most important thing is I'll conclude my session with the quote with the famous Admiral Alfred Thayer Mahan, who projected the theory of sea power, that the study of history lies at the foundation of all the sound military conclusion and practice. Thank you. Ma'am, thank you so much, Sneha Kulkarni ma'am, for your valuable time. I thanks also to Mr. Dikshit sir. I also thanks to all students, all cadets, and all teachers. Thank you all. Jai Hind. Jai Hind.